ये क्या माँ, अचार मुरब्बे घी सबको अलमारी में रखकर ताला लगा देती हो। जरा सा मैं खा भी लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी। जिस दिन मैं इस घर से चली गई ना तो देख लेना कौन खाएगा फिर ये सब। आनंदी अपनी बेटी से सारी चीजें छिपा कर रखती थी। उसे लगता था कि अगर उसकी बेटी रागिनी ये सब खाएगी तो मोटी हो जाएगी और फिर उसे आसानी से कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा। तुझ पर हमेशा खाने का भूत सवार रहता है। तेरा बस चले तो ये घर भी फोड़ कर खा जाए। अरे लड़की जात है, इस जबान पर थोड़ी लगाम रखा कर। चल चूल्हे पर साग चढ़ा और मक्के की रोटी बना। घर का काम काज तो किया नहीं जाता, हमेशा खाने की सूझती रहती है। माँ, तुम मेरी माँ हो या सास, इतना काम तो कोई सास भी नहीं कराती होगी जितना आप कराती हो। माँ ऐसी हो और अगर सास भी ऐसी मिल जाए तो बेचारी लड़की तो खुदकुशी ही कर ले। हाँ, अब यही करना बाकी रह गया है। नाक कटा दे बाप दादा की। कल को कोई ये ही तो कहेगा कि फलाने की लड़की खुदकुशी करके मर गई। निहाल अपनी पत्नी की इस तरह की बातों से उकता चुका था। जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह गुस्से से बोला, आनंदी, अब चुप करो। अरे बोलने की भी हद होती है। आखिर तुम इसकी माँ हो या दुश्मन? जब देखो इसे खरी खोटी सुनाती रहती हो। कल को जब ससुराल चली जाएगी तो देखना, सिर पकड़कर ना रोई तो मेरा नाम बदल देना। निहाल की बातें सुनकर आनंदी मुंह बनाकर कमरे से बाहर निकल आई। रागिनी, मेरा वश चले तो मैं तुझे फूलों की तरह रखूं, कभी कोई काम नहीं करने दूं, लेकिन तेरी माँ के सामने मेरा वश नहीं चलता। डरता हूं कि अगर ससुराल में भी तेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पिताजी, जब मायके में झेल रही हूँ तो ससुराल में भी सही, मगर आप चिंता ना करें, अब तो मुझे इन सब बातों की आदत हो गई है। अच्छा, मैं जाती हूँ, माँ के लिए साग और मक्के की रोटी बनानी है, वरना फिर से शुरू हो जाएंगी। बहुत ही सहनशील थी रागिनी। बुरी बातें सब उसके सिर के ऊपर से निकल जाती थी। याद रहती थी तो केवल कुछ वो झलकियां जिन्हें वह अपने लिए शादी के बारे में सोचती थी। उसके दिमाग में हमेशा एक अत्याचारी सास की छवि बनी हुई थी, जिससे मुकाबला करने के लिए वह मजबूती से तैयार हो रही थी। एक दिन उसे अपनी सहेली की शादी में जाना था, इसलिए माँ से छिपाकर एक 1 पीस ड्रेस खरीद लाई और लाकर चुपचाप अलमारी में छिपा दी। आनंदी वहां कुछ ढूंढने आई तो वह ड्रेस उसके हाथ लग गई। उसने ड्रेस को खोलकर देखा तो बोली, ये थैला है या कुछ और? इतना चमकीला थैला तो नहीं हो सकता। ये तो मुझे कोई ड्रेस लग रही है। कहीं ये रागिनी तो नहीं लाई? आज उसकी सहेली आरुषि की भी शादी है। रागिनी, रागिनी कहाँ है? जरा इधर तो आ। हाँ माँ, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? पहले तो ये बता कि ये ड्रेस तेरी है ना? हाँ माँ, ये मेरी ही है। शाम को मुझे आरुषि की शादी में पहननी है। अरे कुछ तो शर्म कर। क्या ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी शादी में? लोग क्या कहेंगे कि फलाने की बेटी हाथों से निकल गई है। कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की। एक से एक महंगे सलवार कुर्ते रखे हैं, उनमें से कुछ भी पहन जा। क्या माँ, कपड़े भी अपनी पसंद के ना पहनूं? तुम कहो तो एक बोरा लपेट कर चली जाती हूँ, तब तो ठीक रहेगा ना? रागिनी अपनी माँ की ज्यादतियों से तंग आ चुकी थी, मगर आखिर वो करती भी क्या। 2 साल बाद रागिनी की अमर के साथ शादी हो गई। वहां भी कुछ रागिनी की पसंद का नहीं था। कपड़ों से लेकर गहने, दहेज का सामान, दूल्हा सब आनंदी की पसंद के थे। रागिनी ने सब खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी से अगले दिन रागिनी सुबह जल्दी नहा धोकर रसोई में आ गई। वहां अपनी सास कमला को काम करते देखकर बोली, माँ जी, मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर देती हूँ। अरे मेरा बच्चा, इतनी जल्दी रसोई में आने की क्या जरूरत थी? आज तो वैसे भी तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, थोड़ा देर से आ जाती। जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है।
कुछ दिन रेस्ट करो बेटा, फिर तो लाइफ टाइम ये रसोई तुम्हारी ही रहनी है। अब जाओ जल्दी से अपने कमरे में। सास का इतना प्रेम देखकर उसका मन भर आया और वो अपने आंसुओं को छिपाती हुई अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, हाय कितनी गलत थी मैं। हर एक सास एक जैसी नहीं होती। मेरी सास तो बहुत अच्छी है। अगले दिन कमला एक बैग पैक कर रही थी। उसे देखकर रागिनी ने पूछा, माँ जी, आपके घर में तो कोई लड़की है ही नहीं, फिर ये जीन्स, टॉप, शॉर्ट्स और ज्वेलरी किसके लिए पैक कर रही हैं? किसके लिए कर रही हूँ? अपने लिए कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि अमर की तो अब शादी हो गई, मेरी जिम्मेदारियाँ खत्म हुई तो ये सब पहनना शुरू कर दूँ। आप ये सब यकीन ही नहीं होता। सच में बड़ी बुद्धू बहू मिली है मुझे। अरे ये सब क्या मैं बुढ़ापे में पहनूंगी? ये सब मैं तुम्हारे लिए पैक कर रही हूँ बेटा। कल शाम को तुम लोग मनाली जा रहे हो हनीमून पर, समझी? रागिनी का मन खुशी से फूला नहीं समाया। आज उसकी आंखों के सामने दो चेहरे आ गए, एक माँ का, दूसरा सास का। हनीमून जाने से एक दिन पहले आनंदी और निहाल उससे मिलने आ गए। कमला ने उन्हें अपने घर पर ही रोक लिया और कहा, नहीं समधन जी, कल बच्चे हनीमून पर जा रहे हैं तो अब आप उन्हें विदा करके ही वापस जाओगी। आनंदी को उनकी बात माननी पड़ी और वो दोनों रागिनी के घर रुक गए। शाम को जब रागिनी सबके लिए खाना परोस रही थी तो आनंदी बार बार उसे इशारा कर रही थी। आनंदी से जब नहीं रहा गया तो वह जोर से बोली, रागिनी, ये मायका नहीं ससुराल है, जरा सिर पर पल्लू रख ले। रात को जब रागिनी ने सोने के लिए नाइट सूट पहना तो आनंदी बोली, बेटी, जो काम पीहर में नहीं किए वो ससुराल में करने लगी। सलवार कुर्ते में सोया कर, वरना सास कहेगी कि माँ ने संस्कार नहीं दिए। रागिनी ने सुबह नाश्ता दिया तो आनंदी फिर से बोली, रागिनी, ये 9 बजे नाश्ता करने का टाइम है। ससुराल में तो जल्दी उठकर नाश्ता बना लिया कर। कमला आनंदी की सारी बातों पर गौर कर रही थी लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुप रही। रागिनी सलवार कुर्ता पहनकर हनीमून के लिए जाने लगी तो कमला ने उसे डांटा और कहा, बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मंदिर जा रही हो या हनीमून? ये क्या पहन लिया तुमने? अब अंदर जाओ और मेरे बेड पर एक 1 पीस ड्रेस रखी है, इसे बदलकर उसे पहनकर आओ। रागिनी जब वह ड्रेस पहनकर आई तो आनंदी का मुंह फटा का फटा रह गया। वह बोली, हे भगवान, इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। भला ससुराल में क्या ऐसे कपड़े पहने जाते हैं? जा, इन्हें बदलकर साड़ी पहन। इस लड़की ने तो ससुराल में मेरी सारी इज्जत उतार दी। भला कोई क्या सोचेगा? यही ना कि हमने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। समधन जी, कल से देख रही हूँ कि आप मेरी बहू के साथ हर चीज के लिए रोक टोक कर रही हो। अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके साथ मनमानी करें। मेरी बहू मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है, इसलिए ये वही पहनेगी जो हमें और हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा। माँ, तुम्हारे साथ रहकर लगता था कि अगर मुझे तुम्हारे जैसी सास मिल गई तो क्या होगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन मेरी सास से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ से तो अच्छी मेरी सास हैं। ये कहकर रागिनी कमला के गले लग गई और कमला ने उसका माथा चूम लिया। उनका प्यार देखकर आनंदी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह बोली, रागिनी, तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और तुम्हें तुम्हारी सास की तरह प्यार दूंगी। रागिनी माँ को देखकर मुस्कुरा दी और फिर सब ने उन्हें खुशी खुशी हनीमून के लिए रवाना कर दिया। दिनेश ई रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी रामेश्वरी एक ढाबे वाले के लिए पराठे बनाने का काम करती थी। एक दिन दिनेश रिक्शा लेकर जाने लगता है तो रामेश्वरी उसे आवाज देते हुए कहती है, सुनो, मुझे चिंकी और चाहत को स्कूल के लिए तैयार करना है। अरे तो कर लो, मैं क्या मना करता हूँ। आप ये पराठे लेते जाओ,
रास्ते में वो रंगा सेठ के ढाबे पर देते जाना। ठीक है, ले आओ। दिनेश और रामेश्वरी दोनों पति पत्नी बड़े मेहनती थे और उनकी मेहनत के कारण उनका घर ठीक से चल रहा था। समय पर खाना मिल जाता था और बच्चे भी पढ़ लिख रहे थे। चिंकी और चाहत बेटा, तुम दोनों खूब पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो राजाओं के जैसा जीवन जियोगे, समझे? ठीक है माँ, देखना मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा। और मैं डॉक्टर बनूंगी माँ। शाबाश मेरे बच्चों, भगवान करे तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हों। बेचारे गरीब पति पत्नी दिनेश और रामेश्वरी अपने बच्चों को लेकर न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे, मगर होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर कुछ और ही चाह रहा था। एक दिन दिनेश स्टैंड पर रिक्शा लगाकर चाय पीने के लिए जाता है तो अचानक ही एक कार के सामने आ जाता है। कार उसके एक पैर को कुचल कर निकल जाती है। एक आदमी कहता है, अरे अरे, बेचारे दिनेश की टांग जख्मी हो गई। अरे भैया, आप देर मत करो भाई, चलो इसे अस्पताल लेकर चलते, खून बहुत बह रहा है, आओ उठाओ इसे। देखिए, इनकी टांग का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। क्या कुछ कम में काम नहीं चल सकता डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं चल सकता। यह सुनकर बेचारी रामेश्वरी को गहरा सदमा लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह गहरी चिंता में डूब जाती है और कहती है, अब खड़े पांव 50,000 कहाँ से लाऊं? अगर नहीं लाऊं तो इनका इलाज कैसे हो? हे भगवान, तू ही कोई राह दिखा। रामेश्वरी खुद से यह कह ही रही थी कि तभी दिनेश उसे अपने पास बुलाकर धीमे स्वर में कहता है, रामेश्वरी, तुम परेशान मत हो, जाओ मेरा ई रिक्शा बेचकर पैसे ले आओ। बड़ी मुश्किल से पेट पर गांठ बांधकर तो रिक्शा खरीदा था, अब वह भी चला गया तो आपके काम का क्या होगा? अब तुम वही करो जो मैंने बोला है, बात की बात में सोचेंगे रामेश्वरी। दिनेश के समझाने पर रामेश्वरी ई रिक्शा बेचकर दिनेश की टांग का ऑपरेशन कराती है और फिर डॉक्टर उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ाने के बाद कहता है, देखिए, अब कुछ महीनों तक ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब तक प्लास्टर नहीं खुलता आप इनका अच्छे से ख्याल रखना। ऑपरेशन के बाद दिनेश काम छोड़कर घर पर बैठ जाता है और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी रामेश्वरी के कंधों पर आन पड़ती है। एक दिन वह रंगा सेठ के ढाबे पर पराठे देने के लिए जाती है तो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, रंगा सेठ, अगर आप कहो तो मैं सुबह शाम दोनों वक्त आपके लिए पराठे बना दिया करूंगी। माफ करना रामेश्वरी बहन, हमारे यहाँ पराठे बस सुबह ही चलते हैं, इसीलिए शाम के वक्त पराठे हम नहीं बनवा सकते। ठीक है सेठ, मैं चलती हूँ। यह कहकर रामेश्वरी घर आ जाती है और घर आते ही दिनेश कहता है, रामेश्वरी, मेरी दवा खत्म हो गई है, बाजार जाकर दवा तो ले आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा ले आऊंगी। रामेश्वरी यह कह ही रही होती है कि तभी चिंकी और चाहत कहते हैं, माँ, हमारे स्कूल की फीस भर दो। मैम कह रही थी कि फीस जमा ना करा सको तो स्कूल मत आना। यह सुनकर रामेश्वरी का तो जैसे सिर ही चकराने लगता है। घर में खाने के लाले पड़े हुए थे और ऊपर से पति की दवाइयों और बच्चों की फीस का खर्च बेचारी कैसे पूरा करती। मन तो फूट फूट कर रोने को हो रहा था, मगर फिर न जाने कहां से हिम्मत आई कि वह कहने लगी, आज से मैं लाला के पराठे बनाने के साथ साथ कोई मजदूरी भी करूंगी, इसीलिए तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं। रामेश्वरी, बस एक बार मैं चलने फिरने लग जाऊं, सब ठीक हो जाएगा। आप चलने फिरने भी लगेंगे, बस ज्यादा परेशान मत होइए। उस दिन के बाद रामेश्वरी सुबह जल्दी उठकर लाला के लिए पराठे बनाती और फिर उन्हें ढाबे में पहुंचाकर सीधे चिनाई के काम में मजदूरी करने निकल जाती। सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करती, सिर पर ईंटें ढोती, तब जाकर कुछ रुपए मिलते, मगर वे सब तो घर के खर्च और दिनेश की दवाइयों में निकल जाते। बच्चों की फीस का जुगाड़ तो हो ही नहीं पाता। जो कमाती हूँ घर में खर्च हो जाता है। लगता है बच्चों की पढ़ाई तो अब छूट ही जाएगी।
रामेश्वरी, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामेश्वरी झल्लाकर बोली, क्या ठीक हो जाएगा जी? मुझे नहीं लगता कि ईश्वर हमारे दिन भी कभी बदलेगा। अरे निराश मत हो रामेश्वरी, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। आज दुख के दिन है, कल सुख के दिन भी जरूर आएंगे। दिनेश यह कह ही रहा था कि तभी ढाबे वाला रंगा सेठ उनके घर आता है। रंगा सेठ अपने हाथ में एक पर्चा लिए हुए था और बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। रंगा सेठ रामेश्वरी से कहता है, अरे वो रामेश्वरी बहन, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। ऐसी क्या खबर है, जरा मैं भी तो सुनूं रंगा सेठ। हमारे शहर में लजीज पराठा कॉन्टेस्ट माने पराठा प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को पूरा 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, समझी? मैं चाहता हूँ कि तुम भी अवश्य भाग लो इसमें। यह सुनकर रामेश्वरी रंगा सेठ से कहती है, ऐसी प्रतियोगिता में मुझ गरीब को कौन पूछेगा सेठ, रहने दो। अरे काहे को रहने दूं? तुम बहुत लजीज पराठे बनाती हो ना, और देखना इस कॉन्टेस्ट को तुम ही जीतोगी। फॉर्म मैंने भर दिया है, बस उस पर हस्ताक्षर कर दो। ना ना, मुझसे ना हो पाएगा, खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी लाला। रामेश्वरी को यूं निराश होते देख दिनेश को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह रामेश्वरी को समझाते हुए कहता है, रामेश्वरी, आदमी को कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म करोगी तो फल भी अवश्य मिलेगा, इसीलिए तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लोगी। दिनेश के यह समझाने पर रामेश्वरी उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसकी समझ में नहीं आता कि वह कॉन्टेस्ट जीतने के लिए कैसे पराठे बनाए। एक दिन वह चिंकी और चाहत के साथ बाजार जाती है तो वे दोनों पिज्जा शॉप देखकर पिज्जा खाने की जिद करने लगते हैं। माँ माँ, मुझे पिज्ज़ा खाना है। पिज्जा तो मुझे भी खाना है माँ, दिला दो ना पिज्जा। अरे चिंकी चाहत, जिद मत करो बच्चों, घर चलो, मैं तुमको पिज्जा पराठा बनाकर खिलाऊंगी। सच माँ? हाँ बिल्कुल सच बेटा। रामेश्वरी बच्चों को मनाने के लिए यह सब कह तो देती है, मगर फिर मन ही मन सोचती है, मैंने बच्चों को पिज्जा पराठा बनाने के लिए कह तो दिया, अब बनाऊंगी कैसे? क्या पिज्जा पराठा बन भी सकता है? क्यों ना बनाकर तो देखूं, हो सकता है बच्चों को पसंद आ जाए। यही सोचकर रामेश्वरी एक दुकान से पिज्जा बनाने का सामान खरीदती है और फिर घर जाकर पिज्जा पराठा बनाती है। उसके हाथ से बना पिज्जा पराठा खाकर बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। चाहत कहता है, अरे माँ, पराठा तो बहुत बढ़िया बना है। ऐसा मजा तो पिज्जा खाने से भी ना आए माँ, जैसा मजा तुम्हारे पिज्जा पराठा खाने में आ गया। जब दिनेश पिज्जा पराठा चखता है तो वह भी हैरान रह जाता है और रामेश्वरी से कहता है, अरे रामेश्वरी, तुम्हारा पिज्जा पराठा तो वाकई कमाल का है भाई। मैं तो कहता हूँ कि पराठा प्रतियोगिता में तुम पिज्जा पराठा ही बनाना, देखना पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा। दिनेश, चिंकी और चाहत के कहने पर रामेश्वरी पराठा प्रतियोगिता में पिज्जा पराठा ही बनाती है और फिर सभी बड़े बड़े शेफ उसके पिज्जा पराठा का स्वाद चखकर हैरान रह जाते हैं। वाह, पराठा और पिज्जा का क्या अनोखा संगम है। ऐसा अमेजिंग पराठा तो वास्तव में काबिले तारीफ है। आज की पराठा प्रतियोगिता की विजेता श्रीमती रामेश्वरी देवी ही हैं। यह कहकर सभी शेफ रामेश्वरी को विजयी घोषित कर देते हैं। यह सुनकर चिंकी और चाहत खुशी से उछलने लगते हैं और रंगा सेठ सीना तान कर कहता है, देखा रामेश्वरी बहन, तुमने हिम्मत, मेहनत और लगन से काम लिया तो सफलता मिली ना। मैं तो कहता हूँ कि तुम पिज्जा पराठा बनाकर खूब बेचो और खूब तरक्की करो। रंगा सेठ की बात रामेश्वरी को बहुत पसंद आती है और वह खुद पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। कुछ दिन बाद दिनेश ठीक हो जाता है और फिर दोनों मिलकर पिज्जा पराठे का काम करते हैं। चिंकी और चाहत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और कुछ ही सालों में रामेश्वरी और दिनेश एक शानदार पिज्जा पराठा हट के मालिक बन जाते हैं।